Muskies, welcome back to the episode 3 of DSS सीरीज एंड इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एंड फाइनली इस लेक्चर के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ख़त्म करने वाले हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ लिए कि कैसे क्लास को हम क्रिएट करते हैं, कैसे मेथड्स उसके अंदर अपन बनाते हैं, कैसे अपन एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। सेकेंडली हमने जो 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उनको हमने कोड के थ्रू वन बाय वन उनको हमने स्टडी कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया सारे पिलर्स का, है ना? अब लास्ट में क्या है कि कुछ छोटी-छोटी चीज़ें रह गई हैं जो पाइथन स्पेसिफिक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ठीक है? तो हम उनको कवर करेंगे, उनके साथ-साथ हम कुछ मैजिक मेथड्स को कवर करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 के अंदर कि देयर आर सम डेकोरेटर्स, है ना? जो जैसे @abstract मेथड के टाइम पे मैंने बताया था कि एक तरीके का डेकोरेटर है। तो हम और डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डेकोरेटर्स का क्या रोल होता है और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स मूव टू दी लेक्चर 3 कोड। तो सबसे पहले मैं एक पाइथन फाइल अलग से बना लेता हूँ लेक्चर 3 के लिए, है ना? और सॉरी, मैंने लेक्चर 3 डालना था, 2 डाल दिया। ठीक है, लेक्चर 3, है ना? अब हम क्या करते हैं, हमने जो लेक्चर 1 का कोर्स था इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार कॉपी किया है। राइट, ठीक है। तो अब हमने जो लेक्चर 1 का कोड था उसको कॉपी कर लिया है। सबसे पहले ना मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो होता है क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में डिफरेंस। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर, है ना? बेसिकली क्या होता है कि जैसे इंटरव्यूअर्स का क्या मतलब लॉजिक वो क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि है ना, लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जो क्लास लेवल के ऊपर तो सेम रहना चाहिए, लेकिन सेम टाइम जो इंस्टेंस लेवल है ना, सॉरी, इंस्टेंस लेवल पे सेम रहना चाहिए और जो क्लास लेवल है ना उस पर अलग रहना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे हर एक इंस्टेंस के पास जैसे ओनर होगा, उस ओनर की अलग डिटेल्स होगी और बैलेंस अलग होगा, लेकिन देयर आर सम डिटेल्स जो हर हर एक जो भी हमारा कस्टमर है उसके लिए सेम रहने वाली है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बैंक का नेम, जो भी मेरा बैंक का नेम है वो सेम रहना चाहिए, मेक श्योर कि वो सेम रहे। तो लेट्स सपोज मैं एक नेशनल बैंक ऑफ इंडिया नाम से एक बैंक बना देता हूँ, ठीक है? और स्पेलिंग गलत है इंडिया की, ठीक है। हमने ये नेशनल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नेम बना लिया है। अब थ्रू आउट क्या होगा कि जब भी मैं कोई कस्टमर बनाऊंगा ना उसके लिए बैंक का जो नेम है ना वो सेम रहने वाला है। बाकी जो ये दूसरे एट्रीब्यूट्स है ना वो भले ही अलग हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो सेम रहने वाली है वो है बैंक का नेम, है ना? सॉरी, सेम लिख दिया मैंने सेम सेम के चक्कर में, ठीक है, बैंक नेम। अब अपन इसको यूटिलाइज करते हैं एक बार, है ना? मैं लेट सपोज मैं कस्टमर बनाता हूँ एक, और उस कस्टमर को सबसे पहले अपन नेम दे ही देते हैं, आकाश सिंह अगेन, एंड सॉरी ये इंट में है, 10,000 इसका इनिशियल डिपॉजिट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ दो चीज़ें एक साथ, देखना इसके अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है ना आपको यहाँ समझ आएगा। मैं सबसे पहले प्रिंट करवाऊंगा बैंक का नेम, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करवाऊंगा बैलेंस, राइट? ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब हम एक और बना लेते हैं कस्टमर हमारा, बिकॉज हम वेरिएबल कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है वो चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक निधि नाम का वेरिएबल बनाते हैं, निधि सिंह, एंड जो अमाउंट है वो 90,000 कर देते हैं, एंड यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से जो भी मैंने बताया उसके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो दोनों में सेम आया, यानी जो अकाउंट का नेम था वो सेम आया, लेकिन जो बैलेंस था वो दोनों में डिफरेंट आया, दोनों का, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल था बैलेंस हमारा, और जो ये बैंक नेम था ये हमारा क्लास वेरिएबल था, ठीक है। अब जो क्लास वेरिएबल होते हैं वो आइडियली तो ना मतलब सेम रहते हैं थ्रू आउट, जो हमारा कोड होता है उसके अंदर वो सेम रहते हैं, बट एक तरीका होता है इसको भी चेंज करने का, और वो जो तरीका है उसी को हम डेकोरेटर्स बोलते हैं। तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, विच इज डेकोरेटर्स। तो सबसे पहले आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है और हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, राइट?
अब अपन चलते हैं कि जो हमारे डेकोरेटर्स होते हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, है ना? तो डेकोरेटर्स के लिए हम लोग एक अलग से मतलब एक फ़ाइल अलग बनाते हैं। गिव मी अ सेकंड। फ़ाइल लेक्चर 3 डेकोरेटर्स, है ना? हाँ, वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, मैं जितना भी ये कोड लिख रहा हूँ ना, एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ जैसे ही खत्म हो जाएगी डीएसए के अंदर, वैसे ही मैं इसको मेरे गिट पे डाल दूँगा और गिट का जो आपको मतलब रेपो का जो लिंक है, वो मैं आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ से उसको मतलब चेक कर सकें। वैसे गुड प्रैक्टिस तो ये होगी कि आप मेरे साथ-साथ कोड लिखें, ताकि उसके साथ ना आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको दिमाग में भी बैठेगा कि हाँ, मैंने अभी भी ये सीखा, उसको मैंने कोड भी कर दिया, है ना? तो ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहता है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी सबका अपना-अपना सीखने का तरीका अलग होता है, तो हम किसी के तरीके के ऊपर हम कुछ बोलते नहीं हैं एंड लेट्स मूव ऑन, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, डेकोरेटर्स का मतलब क्या होता है ना? व्हाट आर डेकोरेटर्स? तो डेकोरेटर्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से ना एट द रेट होते हैं, जो पाइथन को बताते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड को आपको कैसे ट्रीट करना है, राइट? देयर आर सर्टेन मेथड्स जिनके अंदर मेरे को अलग-अलग तरीके का काम होगा, अलग-अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, अलग-अलग उनको एट्रिब्यूट्स की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं सबको सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता, ये पाइथन को बहुत कन्फ्यूज़िंग कर देगा। प्लस अगर मैं किसी को रोल डिफाइन कर दूँगा, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा कि उससे वो पर्टिकुलर काम करवाना। जैसे आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट लेट्स सपोज़ आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो फुल स्टैक प्रोजेक्ट के। अब आपको पता है कि मेरे पास एक बैकएंड इंजीनियर है, एक फ्रंट एंड इंजीनियर है, एक डेवऑप्स इंजीनियर है, एक मेरे पास टेस्टर है ना? तो मैं जितने भी मेरे टिकट्स आएँगे, जो भी मेरे जीरा टिकट्स आएँगे, अगर बैकएंड वाले आएँगे तो मैं बैकएंड इंजीनियर्स को दूँगा, अगर फ्रंट एंड वाले आएँगे तो मैं फ्रंट एंड के इंजीनियर्स हैं जो उनको दूँगा, डेवऑप्स इंजीनियर्स के लिए डेवऑप्स वाले टिकट्स होंगे और टेस्ट इंजीनियर्स के लिए टेस्ट वाले टिकट्स होंगे। तो इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन टिकट्स, है ना? आपको काम बाँटने में आसानी होगी और प्लस ये इतना ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगा कि आपको है ना किसी चीज़ के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इवन आपको भी असाइन नहीं करने पड़ेंगे। जो आपके मतलब असाइन्ड बंदे हैं उनको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ, चलो ये जो टिकट है ये टेस्टर का है तो टेस्टर खुद ही उठा लेगा, है ना? सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि कुछ-कुछ ऐसे अपन मेथड्स क्रिएट करते हैं जो मतलब एक पर्टिकुलर टास्क स्पेसिफिक होते हैं, जिनके एट्रिब्यूट्स अलग होते हैं, जिनके रिक्वायरमेंट अलग होती है, जिनका रोल अलग होता है। तो उनको अपन कैसे चेंज करते हैं? उनको अपन डेकोरेटर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। चेंज तो क्या डिफाइन करते हैं उनको डेकोरेटर्स के थ्रू, है ना? अब अपन मतलब एक बार मैं कोड लिख देता हूँ डेकोरेटर्स का, हम वन बाय वन समझते हैं। देखो आपने एक डेकोरेटर तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पढ़ ही लिया था व्हिच इज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या था? जो एट दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने लगाया था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो आपने डेकोरेटर लगाया था, इसका क्या मतलब था? ये बोल रहा था कि भाई इस वाले पर्टिकुलर मेथड को ना आपको एज़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह ट्रीट करना है। यानी ये मेथड तो आपकी जो चाइल्ड क्लास है उसमें होना ही होना चाहिए। यही एब्स्ट्रैक्ट की अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट? तो ये तो होना मैंडेटरी है ही है। अब ये कैसे बताया कि हमने कि ये होना मैंडेटरी है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास ना और भी 2 इम्पोर्टेंट डेकोरेटर्स होते हैं। जैसे एक होता है क्लास मेथड और एक होता है स्टैटिक मेथड। ठीक है? और आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी मेथड हैं जिनके अंदर हमारे को किसी डेकोरेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, राइट? क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ना जो इंस्टेंस का डेटा है, जैसे इंस्टेंस का क्या एट्रिब्यूट्स थे, जैसे अभी अपन बैंक वाला एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, अपन ने बैंक वाला एग्ज़ाम्पल देखा तो इसमें इंस्टेंस के क्या एट्रिब्यूट है, ओनर की डिटेल्स और बैलेंस, ये इंस्टेंस के एट्रिब्यूट है। तो जब-जब हमारे को किसी मेथड के अंदर एक इंस्टेंस का डेटा की रिक्वायरमेंट होगी ना, जो भी ऑब्जेक्ट के एट्रिब्यूट्स हैं उनकी बेसिकली, तो हम लोगों को डेकोरेटर की वहाँ नीड ही नहीं पड़ेगी। हम लोग वहाँ पे क्योंकि बिकॉज़ हम वहाँ पे जो सेल्फ हमारा वेरिएबल है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, राइट? तो सेल्फ को एक्सेस करने के लिए हमारे को ज़रूरत ही नहीं है किसी डेकोरेटर की, है ना? अब दूसरी बात आती है कि लेट्स सपोज़ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास नेम जो होता है वो थ्रू आउट सबके लिए सेम होता है। अगर मेरे को क्लास नेम चेंज करना हो, मेरे को आगे जाके किसी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास नेम चेंज करना हो, मेरे को इन फ्यूचर मेरा ऐसा आ गया कि जो मेरा बैंक का नेम है वो बैंक मर्ज हो गया ड्यू टू सम रीज़न्स, अब मेरे को बैंक का नेम चेंज करना है। उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे? उस केस के लिए अपन क्या करते हैं, क्लास मेथड करके एक अपना डेकोरेटर होता है, उसको यूज़ करते हैं। तो अपन लेट्स सपोज़ मैं एक बार इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दिया है ना? अब लेट्स सपोज़ कि जैसे मान लो मेरे को जो भी मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है हमारा, ये बैंक नेशनल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका हमारे को नेम को जो है वो चेंज करना है। ठीक है? अब आप ये कैसे करोगे? तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, अपन इसके अंदर एक अलग से मेथड बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है?
और उसको अपन एक डेकोरेटर देते हैं, सॉरी पहले डेकोरेटर देते हैं, क्योंकि अपन क्लास लेवल पे डेटा को चेंज करने वाले, इसलिए उसका नाम क्लास मेथड है। इसके अंदर अपन बना देते हैं चेंज नेम ऑफ बैंक, राइट? ये आ चुका है अपने पास, है ना? अब ये देखो, इसने ऑटोमेटिकली सेल्फ की जगह क्लास वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे क्लास वेरिएबल का क्या मतलब है? जो भी हम ये क्लास बना रहे हैं ना, उसका वेरिएबल, ये जो भी क्लास बनाई है ये उसका वेरिएबल है CLS। यहाँ पे सेल्फ नहीं आया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली CLS आ गया, राइट? तो अब यहाँ पे अपन को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज को, बस अपन को अब क्या चाहिए? अपन को चाहिए न्यू नेम, दैट्स इट, हो गया आपका काम। अब जो भी आपने क्लास के अंदर, क्योंकि ये अपन इस क्लास के लिए बना रहे हैं ना, तो ये इसी क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। अब आप मेरे से पूछो कि यार सेविंग्स अकाउंट की क्लास को एक्सेस कर सकता है कि नहीं? आपने ये मेथड अगर सेविंग्स अकाउंट के अंदर बनाया होता तो एक्सेस कर सकता था, है ना? ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा दिमाग में रखना, ये इंटरव्यू लेवल पे बहुत ज्यादा काम आने वाले कॉन्सेप्ट हैं। अब मैं सिंपली, जैसे अपन सेल्फ डॉट कुछ भी चेंज करने के लिए करते थे, ऐसे यहाँ पे क्लास डॉट वो करना है चेंज हमारे को। तो जो भी मेरा बैंक का नेम है उसको मैं चेंज करके न्यू अंडरस्कोर नेम कर दूंगा, सिंपल, है ना? अब जैसे मान लो मेरे को यूटिलाइजेशन भी दिखाना है इसका, तो ये मेरा यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ मैं। ये यूटिलाइजेशन, और फिर मैं इसके बाद, सॉरी, मैं उस मेथड को भी कॉल कर देता हूँ। कहाँ है चेंज नेम ऑफ बैंक, और मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ न्यू बैंक ऑफ इंडिया, राइट, है ना? अब लेट्स सी कि हमारा क्या मतलब रिजल्ट रहता है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं करवाया इसलिए ये नन आया होगा, है ना? जब जब अपन इसको कॉल करेंगे, या फिर प्रिंट करवाने की जरूरत है क्या अपन को? अपन क्या डायरेक्ट इसको अपन कर सकते हैं? इसको प्रिंट से बाहर निकालो, कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अलग से, एंड मैं प्रिंट करता हूँ वापस से ये, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई, बूम, है ना? आपका आ गया सबसे पहले जो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया था, और बैलेंस जो हमने प्रिंट कराया था वो आ गया। फिर उसके बाद हमने चेंज कर दिया नेम को, न्यू बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, और उसके बाद वापस से हमने जब कॉल करा सेम, तो हमारे पास अब वो न्यू बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है, नाम नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की जगह। तो दैट्स हाउ यू चेंज क्लास लेवल डेटा यूजिंग क्लास मेथड डेकोरेटर, है ना? तो ये क्लास डेकोरेटर के बारे में थी। अगर यहाँ पे क्या होता है कि, है ना, देखो, जो सेल्फ है ना, जो सेल्फ का रोल है वो है इंस्टेंस लेवल के जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ, इंस्टेंस लेवल का जो डेटा है उनके साथ खेलने के लिए। सिमिलरली जो CLS है ना, वो सेल्फ जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास लेवल का डेटा है अपन उसके साथ खेलते हैं। यहाँ पे अपन इंस्टेंस लेवल के डेटा के साथ नहीं खेलते। यही एक छोटा सा डिफरेंस है क्लास मेथड में और विदाउट एनी डेकोरेटर वाले मेथड के अंदर। अब हमारा जो एक और इम्पोर्टेंट है, विच इज स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है? देखो, आप ये जनरली मेथड देखा जाओगे जब अपन माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं ना, जब अपन APIs बनाते हैं, बेसिकली फ्लास्क हो गया या फिर फास्ट API किसी में भी बनाते हैं, तब अपन स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं। स्टैटिक मेथड का क्या बेसिकली यूज होता है कि ये ना, मतलब क्लास के इंस्टेंस, या क्लास बोल लो या फिर इंस्टेंस बोलो, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, है ना? ये क्या होता है कि ये एक तरीके की यूटिलिटी बन के रह जाता है क्लास की, है ना? जैसे मान लो मेरे को, लेट्स सपोज मेरे को एक क्लास बनानी है, उस क्लास के अंदर मेरी जितनी भी पेमेंट रिलेटेड यूटिलिटी है वो सारी फंक्शन के अंदर लिखनी है, मेरे को सारे फंक्शन बनाने, ठीक है? अब पेमेंट रिलेटेड यूटिलिटी में क्या क्या हो सकता है? API को कॉल करना, गेटवे वाली API को कॉल करना, मैंने थर्ड पार्टी को ले रखा उसको कॉल करना, वहां से डेटा लेना, वहां से फैच करना, ये सारे मेथड लिखे हुए, है ना? तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल, ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, हौश पौश ना हो, उसको एक मतलब एक तरीके से ना, मतलब एक अच्छे तरीके से रखने के लिए हम एक नॉर्मल स्टैटिक मेथड बनाते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर सारे, और उनको हम ग्रुप कर देते हैं टुगेदर। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक बुक शेल्फ है आपके पास, है ना? अब आपने, है ना, बुक शेल्फ के अंदर से बना रखा है कि जो पहली रो है मेरी, उसके अंदर मैं सारी कोडिंग की बुक्स रखूंगा, सेकंड रो है उसके अंदर मैं सारी लिटरेचर की बुक्स रखूंगा, थर्ड रो है उसके अंदर मैं सारी नॉवेल्स रखूंगा, है ना? अब इसका कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपका कुछ बुक शेल्फ से रिलेटेड कुछ आपका लेना देना है बुक का, कुछ भी नहीं है। अगर बुक शेल्फ चाहे मेरा वुडन का हो चाहे स्टील का हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सिंपली बुक को प्लेस कर रहा हूँ। मेरा ये थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि यार इसका क्या मटेरियल है शेल्फ का, है ना? सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्लास से या उसके जो भी पर्टिकुलर इंस्टेंस है, एट्रीब्यूट से उससे कुछ लेना देना ही नहीं है ना? आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपन ग्रुप कर देना है ताकि अपन को चीजें ईजी हो जाए। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ते हैं? ताकि वो सिंप्लीफाई कर सके चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को, उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ा सके। तो दैट इज वाई यहाँ पे भी रीयूजेबिलिटी बढ़ाई जाती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ,
एक मैंने स्टैटिक मेथड बना दिया, थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं अपन। परफेक्ट। ठीक है। अब क्या करता है कि रिटर्न, नहीं 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 नहीं, स्टैटिक मेथड अपन, क्योंकि अपन इंस्टेंस के वेरिएबल को तो यूज़ कर ही नहीं सकते ना। अपन एक काम करते हैं, अपन ना ये करते हैं कि ये बताएगा कि मिनिमम अमाउंट बैंक के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर मिनिमम अमाउंट कितना रखना चाहिए। ठीक है। मिनिमम अमाउंट वैलिडेशन, है ना। अब इसके अंदर देखो, ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेल्स नहीं आया क्योंकि स्टैटिक मेथड लगा दिया था, राइट। ये डिफरेंस आप नोटिस करते जाना। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक अमाउंट डाल दिया, है ना। इफ जो भी मेरा अमाउंट है वो ग्रेटर देन 1000 होता है, नहीं लेस देन का करता हूँ मैं, है ना। लेस देन 1000 होता है, तो आई विल रिटर्न कि मिनिमम अमाउंट इन अकाउंट shouldn't shouldn't be less than 1000, है ना। else written, yes this is, let this, yes this crosses par amount for the account। ठीक है। मैं एक ही बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं किसी भी चीज़ का, यहाँ पे ना कोई मैंने सेल्फ का कुछ मतलब कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं लिया, ना मैंने कोई एट्रीब्यूट लिया क्लास का, है ना। मैंने सिंपली एक अमाउंट लिया है। अब मैं यहीं पे इसके अंदर एक कॉल कर देता हूँ, है ना। लेट सपोज मैं कॉल कर देता हूँ आकाश डॉट मिनिमम अमाउंट वैलिडेशन, और इसके अंदर मैं अगर 800 डाल देता हूँ, तब देखता अब क्या होता है। इसने प्रिंट नहीं किया, तो आई गेस अपन को प्रिंट, अच्छा यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा ना। यस। तो देखो यहाँ पे क्योंकि मैंने अमाउंट 800 दिया था, इसके मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है हमारे जो भी क्लास के जो भी इंस्टेंस जो भी अपन ने बनाया उसके अंदर जितनी भी एट्रीब्यूट्स की जरूरत है उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने अलग से दिया, अलग से देने के बावजूद हमने इसको फैच कर लिया, हमारी कुछ सर्विसेज यूटिलिटीज थी जिनको अपन ने फैच करके और अपन ने फिगर आउट कर लिया कि हाँ इतना अमाउंट मिनिमम चाहिए, इतना अमाउंट नहीं चाहिए। तो जैसे 1800 है तो 800 रुपये, तो इसने बोल दिया कि नहीं 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं 1800 कर दूंगा तो ये बोल देगा कि येस दिस कॉसेस पार अमाउंट फॉर दिस अकाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट डेकोरेटर्स। ये होते हैं, और भी कुछ डेकोरेटर्स होते हैं, लेकिन आप हर जगह ना ये दो इंपॉर्टेंट डेकोरेटर्स देखने वाले हो, चाहे वो एपीआई हो, चाहे वो माइक्रो सर्विसेज हो, चाहे वो अपना ये बोलो आप डीएसए हो। इसके अंदर भी ऑल दो डीएसए में डेकोरेटर्स का यूज कम होता है, ये सबसे ज्यादा यूज माइक्रो सर्विसेज के अंदर होता है जब अपन एपीआईज बनाते हैं, चाहे फ्लास्क को चाहे कुछ भी दूसरी अपन फ्रेमवर्क यूज करके बनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अगर अपन मतलब एक तरीके से इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी, क्योंकि इंटरव्यूअर्स जनरली यही पूछते हैं कि अगर आपको क्लास लेवल में डेटा चेंज करना है तो क्या करोगे, या फिर आपको अगर बहुत सारी क्लासेस हैं उसको अगर आपको एक अच्छी तरीके से मैनेजेबल कोड लिखना है तो आप कैसे करोगे, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। यहाँ पे लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, यहाँ पे अप्रोच ऑप्टिमाइजेशन होता है बेसिकली इंटरव्यूज के अंदर। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं, ये आपके ना लिटरली थ्रू आउट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से पुश देगी आपके इंटरव्यू के अंदर। ठीक है। तो ये अपन ने मतलब क्लास के बारे में बेसिकली एक डेकोरेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा कि क्या डिफरेंशिएशन होता है क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर, राइट। तो मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो कि अभी तक अपन ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसके अंदर हमने हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट करी हैं, है ना। अब एक छोटा-सा टॉपिक जो रह रहा है हमारा, वो रह रहा है मैजिक मेथड्स, है ना। मैजिक मेथड्स के अंदर क्या होता है कि जब भी अपन एक कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ मैं लिंक्ड लिस्ट बना रहा हूँ, मैं क्यू बना रहा हूँ, मैं स्टैक बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें दे सकूँ जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस में होती हैं पाइथन के। जैसे लिस्ट के अंदर है, लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट के इंडेक्स के थ्रू प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं उसकी लेंथ निकाल सकता हूँ लेन मेथड के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी एक तरीके से मैजिक, ये सारी पावर्स हम हमारी जो सेल्फ क्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको देते हैं।
है ना? इसलिए इनका नाम मैजिक मेथड्स है। तो ये मैं आपको ना जब लिंक लिस्ट का अपन कर रहे होंगे ना, तो उसी के हाथों-हाथ ही करवाऊँगा, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होगा कि है ना, आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तब ज़्यादा अच्छे से समझोगे। अगर अभी मैं डायरेक्ट लिंक लिस्ट पे जंप कर जाऊँगा तो वो थोड़ा-सा मतलब है ना, एक सही फ़ील नहीं होगा उसके अंदर। उसके अंदर आपको समझने में भी दिक्कत होगी क्योंकि आपने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, बेसिक्स नहीं पता होंगे, इस चक्कर में। तो यहीं पे अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो सीरीज़ है इसको ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड एक पूरी इंटरव्यू चीट शीट चाहिए जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विद आंसर्स अगर आपको चाहिए, तो आप मेरा एक शॉर्ट है यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है इसी चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं और उनके आंसर्स भी बताए हुए हैं कि क्यों ये आंसर्स होने चाहिए, पॉसिबल आंसर्स क्यों होने चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा डीएसए सीरीज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन खत्म होता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू बिगिन द एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जिसका आप सबको इंतज़ार होगा। और हम लोग अभी मतलब अभी भी हम डायरेक्ट लिंक लिस्ट पे नहीं जाएँगे ऑब्वियसली। एक ऑप्शनल लेक्चर है जो मतलब अगर आप खुद को आपको कंफर्टेबल समझते हो कि हाँ, मैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मैं उसके अंदर कंफर्टेबल हूँ। अगर आप उसके अंदर खुद को कंफर्टेबल समझते हो तो आप उस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। अंटिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की जो सीरीज़ है उसको बिल्कुल वीडियो बाय वीडियो फॉलो करें ताकि आप लोग एक भी वीडियो को मिस ना करें। आप इस पूरी सीरीज़ के बाद आप जितने भी ऑनलाइन असेसमेंट हैं या फिर जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उसको क्रैक करने के बिल्कुल काबिल हो जाओगे। आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। गुड बाय। थैंक यू सो मच।